पहुंचाएंगे और लीगल ओपिनियन भी लेंगे। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं उन मामलात पर। सईद काजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अंजुम रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नसीम ज़हरा साहब हमें ज्वाइन करेंगी। बैरिस्टर अली जफर साहब से हम एक तालिब इल्म की हैसियत से सवाल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो सवाल उठ रहे हैं उनकी बात करें। एक फैसला हो चुका, मियां नवाज शरीफ नाअहल हो चुके। अब इस पर सवाल उठ रहा है कि नाअहल ताहयात हुए हैं या नाअहल हुए हैं। उसके बाद अब फैसला होना है वजारत उज़्मा का, जिस पर शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आ रहा है और शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जाएगा। तो फिर पंजाब की वजारत आला का फैसला होना है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सईद काजी साहब मुझे ये बताइए, सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा पर जाते हैं तो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम पहले भी बात कर रहे थे कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस खुलेगा। ये बहुत आसान होगा हुक्मरान जमात के लिए मियां शहबाज शरीफ को लाना? देखिए, ये बड़ा अभी अर्ली है और अभी देख रहे हैं, कल मैं फ़रोग नसीम साहब से उनकी बात सुन रहा था और अभी जब आएंगे बैरिस्टर अली भाई तो हम उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो हुक्मरान अभी तो वो शौक में हैं। उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सबसे पहले इन तमाम लोगों को अपनी हाई कोर्ट से ज़मानतें करवा लेनी चाहिए। ज़ाहिर है वो एक बड़े मंजे हुए लॉ प्रैक्टिस करने वाले शख्स और बड़े वेल रेड हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो एक तो बात ये है, क्योंकि ये खुलना है। अब देखें अब हुआ क्या है। अब जो डस्ट सेटल हो रही है, अब दोबारा से रेफरेंस खुल रहे हैं और ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में होंगे, जिस तरह ये JIT उसकी निगरानी में हुई थी और जिस तरह से आपने देखा कि तमाम बंदोबस्त किया गया था। और अब आप ये भी देखें कि अब जो प्रोसेस शुरू हुआ है, इस प्रोसेस में जो भी वजीर आजम हो, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं होंगे। अब जेल में ये भी रखें कि मियां साहब के होते हुए एक जफर हिजाजी साहब थे, वो आजकल जेल में रिहाइश रखे हुए हैं। तो बड़े हालात बदल गए, जुडिशल रिमांड हो गया उनका। तो मैं ये कह रहा हूं कि बड़े हालात बदले हुए हैं। और अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी रूलिंग फैमिली रही हैं या आइंदा इनमें से कोई आता भी है, तो ये एक बिल्कुल इनके लिए एक इन रियासत की ये शक्ल इन्होंने कभी देखी नहीं। जिस तरह कहते थे ना एतजाज अहसन साहब, रियासत होगी मां के जैसी, इनके लिए वो वैसी थी, बड़ी काइंड। इन्होंने ये शक्ल नहीं देखी थी। उसका एक सियासी पस मंजर भी है कि कैसे 68-69 के बाद की तहरीक, उसको कुचलना, मार्शल लॉ या लग का, उसमें इनका सामने आना। तो ये अब ये एक बदली हुई दुनिया है। इस बदली हुई दुनिया में इन्हें दोबारा से जो है वो अपना मकाम देखना पड़ेगा। वो जो साहब आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो अब ये जो मियां साहब को हटाना मंजर से, ये कोई मान ही नहीं रहा था, यकीन ही नहीं कर रहा था कल तक परसों तक कि ये भी हो सकता है। अब ये हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ बदल गया है और कल बहुत कुछ। और मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे कोई दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, नीचे समाज स्टैंड स्टिल है, वही दुनिया है। अंजुम रशीद साहब, अगला वजीर आजम शरीफ होगा, अगला वजीर आला पंजाब भी शरीफ होगा? मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अगला वज़ीर आला जो है वो पंजाब भी शरीफ होगा या अगला वज़ीर आज़म शरीफ होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो वाज़े तौर पर हुदैबिया पेपर मिल के अंदर जो है का जो। अच्छा अंजुम रशीद साहब, मुझे पता कलामी की माज़रत, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अली जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चूंकि कुछ महदूद वक्त के लिए हैं शायद। अली जफ़र साहब, सर ये फरमाइए, अब ये कहा जा रहा है कि नाअहली है, ताहयात नाअहली है। फिर हम आज के अखबारात अगर देखें तो तफसीली कवरेज के बाद बयानात सामने आ रहे हैं आबिद मंटो साहब का कि फैसले की बुनियाद जो बनाई गई है वो बुनियाद कमजोर है। आप एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पे हमें जरा एजुकेट करें। जी देखें, सबसे पहला सवाल तो ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है और डिस्क्वालिफिकेशन जो है नाअहली है, ये ताहयात है या किसी लिमिटेड मुद्दत के लिए है। आज के दिन जब मैं ये आपको बता रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है बड़ी वाज़े तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है आर्टिकल 62 के तहत, अगर किसी को ये कह दिया जाए कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो वो ताहयात ही उनके पास उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगती है। तो जब आप जजमेंट या कानून की बात करें तो कानून तो वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही हो। तो बेसिकली इसका जवाब सिंपल ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक आर्टिकल 62 की ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ पर लागू है।
अब ये आपकी राय हो सकती है कि वो जजमेंट सही है, आइन के मुताबिक है कि नहीं है। वो डिफरेंट माहरीन जो हैं कानून के, वो अपनी अपनी राय दे सकते हैं। कोई कह सकता है कि ये 5 साल के लिए होनी चाहिए, कोई कह सकता है कि ये सिर्फ इसी इलेक्शन पे लागू होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो जजमेंट अभी तक इन फील्ड है, उसके मुताबिक वो ताहयात है। अगर वो तब्दीली आती है उस जजमेंट में, 5 मेंबर बेंच एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जो इसको कंसिडर करेगा। अगर वो इसको पॉइंट को तब्दील करते हैं तो फिर तो वो और जब आप ये फरमा रहे नया फैसला हैं आता है कि उसके मुख्तलिफ मुताबिक आरा हो सकती हैं, कमजोर या मजबूत जजमेंट, आपकी राय क्या है? मेरी राय तो ये है कि कल को ये कानून चेंज होना चाहिए, लेकिन इसको चेंज करने के लिए पार्लियामान ही आईनी तरमीम ला सकता है, क्योंकि अभी तक जो आर्टिकल 62 कहता है उसमें कोई मियाद नहीं दी हुई कि कितनी देर तक ये डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। जिस तरह उन्होंने आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी को सज़ा मिल जाए तो 5 साल के बाद, सज़ा के 5 साल के बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन हट जाती है। ऐसी कोई शिक आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नहीं है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो कल को मुस्तकबिल के लिए वो तरमीम कर सकता है। ठीक, मुजाहिद बरील साहब, आपकी ये तरफ तो हो गया आऊंगा। आपका अंजुम रशीद जी प्लीज। दूसरा आपका सवाल ये था कि बताइए। जी जी मैं ही बताऊं? जी प्लीज, देयर इज अ डिले, उसकी वजह से ये इंटरप्शन हो रही थी। प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, दूसरा आपका सवाल ये था कि मेरे मुताबिक ये जजमेंट कैसी है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। इसमें एक तो कानून ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ता है और वो कोई गलत बयानी कर दे या कोई चीज़ छुपा दे, चाहे वो 1 रुपये की चीज़ हो या 10 रुपये की चीज़ हो या 10,000 दिरहम की सैलरी का बात हो, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं कानून के मुताबिक। और अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तो वो ताहयात होता है। नवाज शरीफ साहब ने गलती की, वो चाहे जानबूझ के की या वो गलती से गलती कर गए, वो उससे कानून का ताल्लुक नहीं। कानून सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपने कोई चीज़ छुपाई तो नहीं है। अगर आपने छुपाई तो फिर आप सादिक और अमीन नहीं रहे। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जहाँ तक किया है, इसमें मेरा ख्याल है किसी को किसी किस्म का अभाम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन प्रॉपर हुई। अब जहाँ तक ताल्लुक है करप्शन का और करप्ट प्रैक्टिसेस का, और वो बहुत सारे इल्ज़ामात जो JIT ने लगाए थे और जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी, कहा जाता है कि जी उनके तहत तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई। बिल्कुल दुरुस्त बात है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई, ना होनी चाहिए थी उन पॉइंट्स पे, क्योंकि फेयर ट्रायल का ये तकाजा है कि जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता, ट्रायल सिर्फ नैब कोर्ट ही कर सकता है, और नैब कोर्ट में ही सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया। अब जो मेन पहाड़ है अभी वो सामने आपको अगले 6 महीने में नजर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम मुकर्रर किया है। ये सारी बातें, ये सारे इल्जामात उन 6 महीने में नैब कोर्ट के सामने साबित जब होंगे और सजा होगी तो वो एक और मेजर क्राइसिस होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये एक चांस दिया इंसाफ का नवाज शरीफ साहब को कि आप जो हैं आप जाके आप जिरा भी कर लें इन शहादतों पे जो JIT ने जमा की हैं, और आप अपनी भी अगर कोई आपकी सफाई है, शहादत है आपकी सफाई में, वो भी पेश कर दें। तो ये मेरा ख्याल है इससे बेहतर फैसला और आप क्या देख सकते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। ठीक, मुजाहिद बरेली साहब, अंजुम रशीद साहब से जो सवाल था अगला वज़ीर आला पंजाब शरीफ होगा या नहीं, वो मैं उनके सामने रखूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए, अब तक जो वज़रा को हम देख रहे हैं उनका तमाम तर गुस्सा इस बात पर है कि वो तनख्वाह जो हमने नहीं ली, उस तनख्वाह के ना लेने पर हमें नाअहल करार दे दिया गया, क्योंकि सैलरी रिसीवेबल को एक एसेट समझा गया है इन दी लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, और इस बिना पर हमें नाअहल करार दे दिया गया। ये जो गुस्सा है, ये जो रोना है, ये कितना बावजन है? देखिए, एक तो बैरिस्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह आइन और कानून की रोशनी में मियाँ साहब की नाअहली की तशरीह की है वो तो हरफ आखिर है। लेकिन अगर मैं सियासी तनाजुर में देखूं
और हमारे सईद काजी साहब अंजुम रशीद साहब भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि अक्टूबर 99 में मियाँ साहब को निकाला गया था तो एक फौजी हुक्मरान ने निकाला था। और आपको इल्म है कि अक्टूबर 99 से पहले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो दौलत थी, जो उनकी सॉरी टू से जो उनके बेतहाशा जो शहाना ठाट बाट थे, उनकी जो ख़ानदान की जो पूरी हुकूमत थी पंजाब में और सारे मुल्क में, वो सब उसके बारे में दो राय नहीं थी। लेकिन क्योंकि जिस तरह फ़ौज ने निकाला और फिर जिस तरह वो जाके सऊदी अरब चले गए तो एक मजलूम की हैसियत से उन्होंने शक्ल अख्तियार करी। इस बार ये हुआ है कि मियाँ साहब पर जो ये केस चलता है, 5 रुकनी 9 माह केस चला, फिर उसके बाद JIT ने एक बहुत तफसीली रिपोर्ट दी और JIT भी कोई अच्छा उसमें कोई यही 3 तो सिविलियन इदारे थे, उनकी एक जामे रिपोर्ट आई और बाकायदा शवाहिद जिसका जिक्र कर रहे थे उसमें आई। तो आज जब मियाँ साहब कल जब निकाले गए सुप्रीम कोर्ट के लिए सियासत ताहाल, तो अब वो मजलूम नहीं रहे। और दूसरी अहम बात ये कि आपको इल्म है कि हमारी सियासी पार्टियाँ जो हैं वो मसलन दीगर पार्टियों को भी देख लें, इवन मैं इमरान खान की भी कह सकता हूँ, माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ नहीं है, इस तरह माइनस शरीफ खानदान नून लीग नहीं है। अक्टूबर में बात दूसरी थी। अब और फिर एक उस पर आगे चलकर बात करूंगा कि जो कतर, सऊदी अरब, अमेरिका, उसके क्या अवामिल थे। लेकिन मियाँ सबसे बड़ा सवाल यह आएगा कि चले 45 दिन के लिए भी एक कायम मकाम वज़ीर आज़म ले आएंगे, अगले 10 माह के लिए भी कोई शरीफ प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, लेकिन क्या 2018 के इलेक्शन में जब नून लीग जाएगी तो अपनी अक्सरियत बरकरार रख सकेगी? क्या 2018 में बगैर माइनस नवाज शरीफ नून लीग अपना वजूद रख सकेगी? ये सवाल मेरे ख्याल में मेरे ज्यादा अहम है। ठीक है, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। सर, अगला वजीर आजम भी शरीफ होगा ये कहा जा रहा है, ये उनका इस्तेहकाक है कि वो जिस किसी को लाएं आईनी तरीके से ले आएं। ये बताइए कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुल रहा है, तो फिर उसके बाद अगला वजीर आजम शरीफ होना ये आपको कितना मुमकिन नजर आ रहा है? देखिए, कल रात तक की सूरत हाल तो यही थी कि शहबाज शरीफ साहब पर इत्तफाक हो गया था, लेकिन आज की इतलात उसके कुछ बरक्स खबरें मिल रही हैं और उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये बन रही है कि रेफरेंस उनके खिलाफ भी फाइल हो रहा है हुदैबिया वाला, और उस रेफरेंस में अगर मुल्क का वजीर आजम हर पेशी पे होगा, जमानत पे होगा, नैब को सफाइयां दे रहा होगा, वो इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का मुनासिब नहीं लगता। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले वो जो मॉडल टाउन केस है वो कह रहे हैं कि जी हमारे कत्ल हुए और अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला, वो जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको पब्लिक नहीं किया गया, तो ये इश्यूज भी आ रहे हैं। और तीसरा इशू जो आ रहा है कि अगर वो उनको वजीर आज़म बनाया जाता है तो फिर पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप की दौड़ शुरू हो जाती है और उसमें फिर विद इन पंजाब कई ख्वाहिशमंद पैदा हो रहे हैं। तो ये 2-3 कई डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि उसको एक मरतबा फिर असर नौ उस पर गौर किया जा रहा है। शाह साहब, ये फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए वजीर आजम के लिए तैयार है या नए इलेक्शन के लिए तैयार है? शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारा राब्ता गालिबन मुक़त्ता हुआ। अंजुम रशीद साहब, आप बता रहे थे कि आपको नहीं लगता कि शरीफ होगा, उसकी वजह? उसकी एक वजह तो वही कि अगला, क्योंकि रेफरेंस आ रहे हैं और रेफरेंस में हुदैबिया में जो है वो शहबाज शरीफ साहब मुलव्विस हैं और हुदैबिया जो है वो मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान की जानिब से जो रिश्वत के पैसों को जायज़ बनाने के लिए, वाइट मनी बनाने के लिए सबसे बड़ी सरगर्मी की गई वो हुदैबिया में की गई। और जो लंदन के 4 फ्लैट हैं ये भी जो है हुदैबिया पेपर मिल के लिए गिरवी रखे गए और लंदन के 4 फ्लैट कैसे खरीदे गए ये भी जो है ये भी इल्ज़ाम ये है कि लंदन के 4 फ्लैट रिश्वत से खरीदे गए और जायज़ पैसे से नहीं खरीदे गए। तो
हुदैबिया के अंदर शहबाज शरीफ अगर मुलविस हैं और उनका रेफरेंस आ रहा है तो ये एक बहुत ही मज़ा का खेज़ होगा कि मियां नवाज शरीफ सुबह जो है वो कैबिनेट की शहबाज शरीफ सुबह जो है कैबिनेट की सराहत कर रहे हैं और फिर दोपहर को जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम में कि उन्होंने इतने पैसे रिश्वत के जो हैं वो जायज़ बनाए और फिर जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं अंजुम साहब इसे? सवेरे आप कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, शामी थानेदार के सामने बैठे हैं। नहीं, ये जमहूरियत की हुस्न नहीं है, ये बदसूरती है। क्योंकि जमहूरियत जो है वो तो नहीं, तो ये बदसूरती तो अंजुम साहब जारी रही है ना पिछले कुछ महीनों में। ये पाकिस्तान में मुसलसल ये बदसूरती अगर एक मैं सवाल बैरिस्टर साहब से कर सकूं। जी बरेली साहब प्लीज। मतीन अगर एक सवाल जी बरेली साहब प्लीज बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब, मैं अभी ये देख रहा था कि इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के जो भी इजलास हो रहे हैं या गैर रस्मी इजलास हो रहे हैं उसकी सदारत नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो मियां साहब क्या सिर्फ वजारत उज़्मा से अहल हुए या सियासत के लिए नाअहल हुए क्योंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते? तो फिर उनकी मुस्लिम लीग के एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उनका सदारत करना अपनी पार्टी की क्या किस हद तक आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है बैरिस्टर साहब? जी, आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब वो डिक्लेयर हो गए नाअहल और डी नोटिफाई हो गए MNA शिप से और प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो उसके बाद वो अपनी पार्टी की लीडरशिप भी नहीं संभाल सकते। और मेरा ख्याल है ये सारे जो मामलात हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हो रहा है। अभी रियलिटी जो है, असलियत जो हकायक हैं वो शायद पूरी तरह उनको समझ में नहीं आए। ये जो सदारत है अब उनको उसका भी फैसला करना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी में इनकी PMLN में कौन सा लीडर ऐसा है जो अब उसको संभालेगा। जब तक कि कोई नया लीडर इलेक्ट नहीं करते वो जो उनको इलेक्शन करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी का भी वही हाल है जो हमारी हुकूमत का है कि इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में, उस तरह उनकी पार्टी का भी कोई लीडर अभी मेरे मुताबिक कानून के तहत नहीं है। मैं भी एक सवाल कर सकता हूँ फरोख साहब आपसे अगर इजाज़त? तो सईद काजी बोल रहा हूँ। कल अली भाई, कल बैरिस्टर फरोख साहब ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हकायक इन पे मुनकशिफ हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि पहले इन्हें सबसे पहले सारे काम छोड़ के हाई कोर्ट से जमानतें करवा लेनी चाहिए। आप इससे लीगल जो राय है इस पे आपका क्या कमेंट है अली भाई? जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अगर आप आम केस में देखें तो जब नैब की इंक्वायरी हो रही हो या इन्वेस्टिगेशन हो रही हो या इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाए, अख्ताम तक पहुँच जाए, तो इस दौरान जो जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है उनको अरेस्ट किया जाता है। अगर वो आम शहरी होते तो मुझे यकीन है कि वो इस वक्त तक अरेस्ट हो चुके होते। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने GIT रिपोर्ट का मुआयना किया और उसके बाद ये फैसला किया कि इसमें इतना मवाद है कि रेफरेंस फ़ाइल करनी चाहिए, ना सिर्फ करनी चाहिए बल्कि उसकी हदायत दी कि आप फ़ाइल करें, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और जो GIT है उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब और जो लोग मुलविस हैं उन्होंने जुर्म किया है। जब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस हकायक तक पहुंच जाए, इस फैसले पे पहुंच जाए कि किसी ने एक जुर्म किया है, तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको वो अरेस्ट करें। और तरीक़ेकार इसका यही होता है कि जिसके ख़िलाफ़ इस तरह की इंक्वायरी हो रही हो या इख्तिताम तक पहुंच जाए, वो हाई कोर्ट जाता है डिवीज़न बेंच में और उनको कहता है कि बेल दे। और 90% केस में हाई कोर्ट वो बेल नहीं देता। 10% में जब बेल दे देता है प्री अरेस्ट, तो फिर आदमी आज़ाद फिर सकता है। तो बिल्कुल आई थिंक फ़रोग नसीम साहब के साथ मैं एग्री करूँगा कि इस वक्त एक उनकी लीगल टीम को एडवाइस देनी चाहिए इन सब लोगों को। सर और क्या क्या कानूनी तकाज़े बेल पे अली जफर साहब, मैं अंजुम रशीद अर्ज कर रहा हूँ कि नैब देखा गया है कि नैब किसी भी शख्स को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए जो है वो 90 दिन के लिए गिरफ्तार करती है और 90 दिन तक उसकी जमानत कोई अदालत नहीं लेती, क्योंकि कानून के मुताबिक नैब को 90 दिन की गिरफ्तारी का और 90 दिन अपनी हिरासत में रखने का अख्तियार है। तो क्या मियां नवाज शरीफ को भी नैब 90 दिन के लिए गिरफ्तार करेगी और उनके बच्चों को भी? देखें, जैसा फिर अब मैं आम शख्स की बात करता हूं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं
जिसके अंदर नैब ने जाके अरेस्ट कर लिया है पहले और इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू की है। और उन्होंने ये कहा है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को कि हमारे पास 90 दिन की रिमांड का इख्तियार है और हम उसको रिमांड पे ले रहे हैं। उस रिमांड के पीरियड में बेल भी नहीं हो सकती। तो ये चूंकि इस केस में नहीं हुआ और उनको जब जीआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन अब नैब बिल्कुल जब रेफरेंस फाइल कर रही है तो उनको अपने हिरासत में ले सकती है अगर उनको मजीद कुछ उनके बयान लेने हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अली जफर साहब से ही इस गुफ्तगू को भी जारी रखेंगे और ये भी सवाल करेंगे कि मजीद क्या कानूनी तकाजे हैं कि जिनको इस वक्त पूरा करना जरूरी है। इस ब्रेक के बाद तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जन्ने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है। बैरिस्टर अली जफर साहब का, बैरिस्टर साहब आप कहते हैं गिरफ्तार किया जा सकता है। पहले तो मैं आपकी इस बारे में राय लेना चाहूंगा। ये जो आम आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वीआईपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इस पर अपनी राय दीजिएगा। दूसरा, कानूनी तकाजे क्या क्या हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए? ईसीएल में नाम डालना और दीगर पाबंदियां लगाना, इस हवाले से कानूनी तकाजे क्या क्या हैं? जी देखें, जहाँ तक तो एक प्रिंसिपल है जिसको हमने पढ़ा है जब से हमने वकालत शुरू की, वो है रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो बड़ा हो, मजबूत हो, पावरफुल हो, कमज़ोर हो, ताकतवर हो, सबको कानून बराबर होना चाहिए। वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। एक इंस्टेंस, एक पहली उसकी हमने कड़ी देखी इस जजमेंट के ज़रिए। हमने ये देखा कि अगर आप करप्शन करेंगे, अगर करप्शन का इल्ज़ाम है आपके ख़िलाफ़, तो चाहे आप प्राइम मिनिस्टर भी हों, आपके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन भी होगी और आपके ख़िलाफ़ केस भी फाइल हो सकता है। ये हमने देख लिया है। अब इदारे दूसरे जो हैं, जिस तरह नैब हो गई और बाकी इदारे हैं, अगर वो अपना कानूनी काम करें तो वो इन जितने लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको भी आम आदमियों को जो ट्रीटमेंट मिलती है वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगर आम आदमी जो है उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको बेल करानी पड़ती है, तो फिर मेरे मुताबिक ये जो अहम शख्सियात हैं इस केस में मुलव्विस, उनको भी बेल करानी चाहिए अपनी, ताकि वो कानून के तकाजे उसी तरह पूरे करें जिस तरह एक आम आदमी पूरा करता है। साहब, एक और अब रहा आपका दूसरा सवाल जी। एक एतराज आ रहा है, बड़ा मीडिया पे सुन रहे हैं कि जी 62, 63 तो बड़ी कंट्रोवर्शियल जो है उनके तहत सजा दी गई है। एक ये बात, दिस गोज विदाउट सेइंग कि ये तो खुद गलवा रहे थे उस वक्त। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं कि जी ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल शिकों के तहत सजा हुई है? अली जफर साहब। नहीं, देखिए, इसमें कंट्रोवर्शियल की बात नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि 62(1)(f जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर कोई सादिक और अमीन नहीं है तो वो डिस्क्वालिफाइड है, वो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में लाए थे और भी बहुत सारी तरमीमें लाए थे, तो 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो जनरल ज़ियाउल हक साहब की जितनी अमेंडमेंट्स थी आइन में, वो पार्लियामेंट ने ही डिस्कस की और उसमें से सारी शिकें ख़त्म कर दी, इस शिक को रहने दिया। इसका मतलब है कि जहाँ तक उस वक्त के पार्लियामेंट का ताल्लुक था, उन्होंने सोचा कि ये शिक कंट्रोवर्शियल हो या ना हो, ये आइन में रहनी चाहिए। जब एक शिक ये आर्टिकल आइन में है तो सुप्रीम कोर्ट आइन का ही पाबंद है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक मिस डिक्लेरेशन हुई है, कोई झूठ बोला गया है, अपने जब इलेक्शन लड़ने से पहले एक चीज छुपाई गई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f के तहत डिस्क्वालीफाई करना सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है। इसमें कोई डिस्क्रेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं, हमने नहीं डिस्क्वालीफाई करना। अगर डिस्क्वालिफिकेशन बनती है तो, और आर्टिकल 62(1)(f आइन में मौजूद है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये कह देना कि आर्टिकल 62(1)(f कंट्रोवर्शियल है कि कहीं रह ना जाए, फिर आप वो जो मजीद कानूनी तकाजे क्या है उसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक सवाल और ऐड करने दीजिएगा, रह ना जाए। ये जो कहा जा रहा है कि पहले 2 जजेस ने जब डिस्क्वालीफाई किया था अपनी राय में और 3 जजेस ने फैसला डेफर कर दिया था, तो उस वक्त उन्होंने और बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया था, अब दीगर बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया है। यह एतराज कितना वैलिड है? देखिए जी, जो जजमेंट का तरीका ये होता है देखने का कि एक होते हैं जजमेंट के जो रीजंस हैं, जो आपने एक कंक्लूजन पहुंचे, एक फाइनल फैसला किया, उस फैसला किस वजह से किया वो हर जज अपनी अपनी वजह देता है। लेकिन जो जजमेंट होती है
वो वही होती है जो कि फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट सब ने डिस्क्वालिफिकेशन कहा, पांचों जज साहिबान ने। 2 जज साहिबान ने अपने रीजंस दिए और 3 जज साहिबान ने अपने रीजंस दिए। आप क्या रीजंस देते हैं, आप क्या उसकी बहस करते हैं अपनी जजमेंट में, उसको कहते हैं उबिटर डिक्टा हम अपनी जुबान में। उबिटर डिक्टा का मतलब है वो चीज़ें, जो वो रीजंस जो एक जज समझता है कि इस फैसले तक पहुंचने के लिए ये रीजंस जेन्युइन हैं, ये रीजंस वैलिड हैं। हर जज के अपने रीजंस होते हैं। आप कोई भी जजमेंट उठा लें, उसमें हर जज अगर अपनी अपनी ओपिनियन लिखता है तो अपनी अपनी वजह से अपनी अपनी कंक्लूजन तक पहुंचता है। लेकिन अगर कंक्लूजन एक ही हो, फैसला एक ही हो, तो फिर वो फैसला समझा जाता है, वो जजमेंट होती है। तो इस केस में चूंकि पांचों जज साहिबान ने ये कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन है, तो वो पांचों जज साहब की यूनानिमस डिस्क्वालिफिकेशन समझी जाएगी। क्या रीजंस थे, क्या वजह थी जिस वजह से वो इस फाइनल फैसले पे पहुंचे, वो अपनी अपनी मर्जी है। 2 जज की अपनी रीजनिंग थी, 3 जज साहिबान की अपनी वजूहात थी। तो ये कह देना कि जी ये वजूहात मुख्तलिफ हैं, यानी गोया वो अपनी अपनी मर्जी की थ्योरी मुंतखब कर सकते हैं टू मेक इट द बेसिस फॉर देयर सेम कंक्लूजन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप जब मर्डर केस भी होता है, आप हर जज अपना अपना फैसला कर सकता है कि हमारे मुताबिक मर्डर हुआ है और ये वजह से हुआ है। एक जज को एक वजह नजर आ सकती है, दूसरी जज को दूसरी वजह नजर आ सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि वो मर्डर का जो कन्विक्शन है वो गलत है। नहीं, लेकिन अली जफर साहब, क्योंकि जो पहले जो 2 जज थे, जिन्होंने सबसे पहले 2 जजों ने जिन्होंने जो है वो मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, उनके नज़दीक तो ये दुबई की FZE जो कंपनी थी, इसमें मियां नवाज शरीफ की मुलाजमत की इतला मौजूद ही नहीं थी। तो ये इतला ही नई है। तो जो 3 जजेस ने जो है वो नई इतला पर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है, जबकि जो 2 जज थे वो जो पुरानी इतला थी कि इन्होंने जो है वो कौम के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बैनिंग की है। तो अली जफर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया ना कि दे रीच द सेम कंक्लूजन। नहीं, सेम कंक्लूजन बात यह है कि वो उनके दोनों के सामने रीजन उस वक्त था ही नहीं। जो 2 जज थे उनके सामने तो ये नया रीजन था ही नहीं जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, तो इसलिए तो इनके सामने आ गया तो उन्होंने दे दिया उनको। जी जी जी, मैं उसका जवाब देता हूं। जो पहले 2 जज साहिबान थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मुआद आ गया है, अब हमें मजीद कोई और चीज़ नहीं चाहिए, हम और कुछ नहीं देखना चाहते, हमारे मुताबिक नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है, मुझे परमिट कीजिएगा मुजाहिद बरेलवी साहब को शामिल करने। मुजाहिद बरेलवी साहब को हमने काफी देर से शामिल किया। मुजाहिद साहब, आप शख्सियत परस्ती की बात कर रहे थे। इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं, मियां नवाज शरीफ के बगैर PMLN उनके नाम का हिस्सा है, वो कुछ नहीं। 2018 के इलेक्शन में जब ये जमात जाती है तो आपको नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा नाम है, डिलीवर किया है पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस से, फिर मरियम साहिबा की जो पेशी थी, उसके बाद जो स्पीच थी, उसे लॉन्चिंग करार दिया जा रहा था। PMLN अपना केस तब भी अच्छी तरह से लड़ लेगी अवाम के सामने? नहीं, जो मैंने बुनियादी सवाल एक तो इसी हवाले से उठाया था कि आप जब करप्शन के इल्ज़ाम में, झूठ बोलने के इल्ज़ाम में सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दे रहे हैं। पहले मैं वही सवाल था जिसका मैंने जवाब भी दिया कि वो शख्स एक अब सदारत कर रहा है और ये तय कर रहा है कि कायम मकाम वज़ीर आज़म कौन होगा, फिर 9-10 माह तक वज़ीर आज़म कौन होगा, फिर NH 120 से कौन इलेक्शन लड़ेगा, फिर आगे 2018 में करेगा। पहले तो बुनियादी सवाल यही आएगा। ये तो हम पास की तो बहुत गुफ्तगू कर चुके, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ कि जी वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए, ये तो आखिरी फैसला, और मेरे ख्याल में शायद बैरिस्टर साहब इसको इंडोर्स करेंगे कि ये अब किसी और फोरम में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, ना मुझे अभी किसी तरफ से ये आवाज़ आई है। तो हमारे लिए तो सबसे अहम बात यह है कि अगर ये सवाल उठाया गया और कोई कोर्ट में चला गया कि मियां नवाज शरीफ किस हैसियत में मुस्लिम लीग नून के इजलास की सदारत कर रहे हैं जिसमें अहम फैसले हो रहे हैं, और उसके बाद नई काबीना भी बनेगी और फिर वो मुमलिकत भी चलाएगी, वजारत खारजा और वजारत दाखिला और बाकी उमूर की भी करेगी, और सदारत मियाँ साहब फरमाएंगे, तो अमली तौर पर तो ये लगेगा कि मियाँ सादी की निगरानी में ही हुकूमत चल रही है ना, उन्हीं की गाइडलाइन में चल रही है। तो जो एक बदउनवान, करप्ट, सादिक, अमीन जिसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है, तो उसकी सदारत में ही कारोबार हुकूमत चलेगा ना। तो बुनियादी सवाल यह है कि वही जाती उमरा या जो उनका घर है वहीं सब कुछ, आपने देखा बेशतर इजलास वहीं होते हैं,
और ये बाकी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो मेरे लिए तो हम अभी भी बुनियादी सवाल यही है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है पिछले 12 घंटे से या आइंदा 12 घंटे होगा, उसमें मियाँ साहब किस हैसियत में ये सब कुछ जो अरकान को जो मुस्तकबिल में वज़राए कराम बनेंगे या वज़ीर आज़म बनेंगे या अहम ओहदों पर रहेंगे, किस हैसियत में एक गैर जो सादिक अमीन शख्स नहीं रहा वो ये सब कुछ कर रहा है? इसकी क्या आईनी हैसियत है, क्या अखलाकी जवाज़ है, क्या कानूनी जवाज़ है? इसमें एक बात और भी है बरेलवी साहब, जो अली जफर साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो एक और नुक्ता हुआ ना कि वो हेड कर सकते हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये भी तो पिटीशन जा सकती है कि ये बाहर क्यों घूम रहे हैं, इन्हें तो जेल में, मतलब ये जो नुक्ता अली साहब ने अभी अली जफर साहब ने उठाया है, तो इससे ज्यादा ग्रेवर क्यों नहीं उठाया गया? तो ये कोई क्यों अभी तक क्यों नहीं उठा रहा? ऐसा लग रहा है कि मेरे, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि शायद शरीफों की और नून लीग की हुकूमत और उनके खिलाफ लोग ये समझते हैं कि इन्हें ज्यादा मजलूम नहीं बनना दिया जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये भी तो होता है ना कि कोई जेल चला जाए तो कोई ना कुछ हमदर्दी का इजहार होता है। ये वो बेचारे कैदी नहीं होते जो बेचारे 10-10 साल 12-12 साल से जो है, इस वक्त मैं पढ़ रहा था, बैरिस्टर साहब जानते हैं कि पता नहीं 12.5 लाख तो लाहौर हाई कोर्ट में बेचारे लोग अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने लाखों लोग जिन पे जेर समात मुकदमात हैं लाहौर हाई कोर्ट से हाई कोर्ट। तो ये तो कैदी भी जब बनते हैं हमारे माशाल्लाह जो आप कहते हैं अशराफिया के लोग, तो बड़े शाहाना ठाट बाट से बनते हैं, बड़े एहतमाम से लाए जाते हैं कोर्टों में, और फिर वो उनकी गुजर बसर भी बड़ी अच्छी। सर बंदा गाड़ी के नीचे कुचल देने के बाद एयर कूलर फ्रिज सभी कुछ मौजूद होता है। इसीलिए बुनियादी सवाल यह है कि क्यों तहरीक इंसाफ ने या पीपल्स पार्टी ने अब तक ये सवाल नहीं उठाया, और किसी वकील ने और किसी बार ने, कि मियाँ साहब किस हैसियत में इस वक्त ये कारोबार हुकूमत अमलन तो उन्हीं के हाथ में है ना। आपने भले उनको कह दिया कि जी उनकी तस्वीरें हट गई, वेबसाइट से नाम निकल गया, लेकिन आप पिछले 12 घंटे से नहीं देख रहे। अंजुम रशीद साहब, योर टेक ऑन दिस। ऑपोजिशन इसलिए मियां साहब की गिरफ्तारी पर जोर नहीं डाल रही क्योंकि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो उनके लिए हमदर्दी पैदा होगी। आपका अभी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और नैब ने अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया है, नैब ने अभी मुकदमा नहीं लिया है और नैब ने अभी इंक्वायरी शुरू नहीं किया है। नैब को उन्होंने कुछ दिनों का टाइम दिया है। मेरे ख्याल जिस दिन नैब अपना एक्शन लेगी उसके बाद ये सवाल पैदा होगा कि नैब जो है वो, तस्वीर तो उनकी हट गई, वेबसाइट से नाम हट गया, एयरपोर्टों से नाम हट गया, तस्वीर उनकी हट गई, वजीर हाउस में नहीं है वो, लेकिन वो बाकी आप जो इर्द गिर्द देख रहे हैं माहौल तो वही है ना सिर्फ। तो फिर उसका जो स्क्रीनें दिखा रही हैं और तमाम लोग जो उनके साथी हैं वो उनके ऊपर किस तरीके से एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क़यादत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि अमलन इस वक्त तो कारोबारी हुकूमत खुद मियाँ साहब ही चला रहे हैं। बरेलवी साहब 35 साल से वो पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक थे और पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त स्याह कानून हैं, जितने भी कवानीन औरतों के खिलाफ हैं, जितने भी कवानीन जो है वो, और जो दहशत गर्दी का जो नैरेटिव है, और यहाँ पर जितनी भी बुराइयां जनरल जिया की वजह से आई हैं, उसके जिम्मेदार मियाँ नवाज शरीफ हैं। और वो अभी तक शहर टूटा नहीं है, और ये 35 साल का शहर आप रातों रात टूटेगा भी नहीं, इसको टाइम लगेगा। लेकिन जो ही नैब जो है, मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो आईनी और कानूनी बात कर रहा हूं। मैं तो बैरिस्टर साहब से ये रहनुमाई लेना चाह रहा था या दीगर लोगों से कि हमें ये बताया जाए ना कि एक सादिक अमीन न रहने वाला शख्स जिसने सब करप्शन की, वो तमाम कारोबार हुकूमत अभी तक ठीक चलेंगे ना। जो मुजाहिद बरील साहब रहनुमाई चाह रहे हैं, इस पर आप फरमाइए। आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा, काबीना कौन होगा? जी अली जफर साहब। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की और सबमिशन की कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त गलत हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिक्लेरेशन दे दी है। आप उसको कबूल करें या ना करें, आप फैक्ट इज़ कि आपको मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस ने कहा है आप सादिक और अमीन नहीं हैं और आप डिस्क्वालीफाइड हैं। अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी का जब सरबराही संभालते हैं और ये सारे फैसले लेते हैं, जो नज़र आ रहा है कि वही अभी तक पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा उसमें इलीगैलिटी है, गैर कानूनी है ये हरकत सारी। अच्छा, इसी गैर कानूनी के इसके एक्शन अली जफर साहब, एक आम आदमी छोटे छोटे सवाल कर रहा है सोशल मीडिया पर, मैं वो सवालात
अगर आप मुझे कानूनी या गैर कानूनी मुख्तसरन जवाब देते जाएं, मैं छोटे छोटे सवालात आपके सामने रखना चाहूंगा। मियां नवाज शरीफ को आप बता दीजिए, इस वक्त गिरफ्तार होना चाहिए या आजाद होना चाहिए? देखिए जी, कानूनी तौर पे तो जिस तरह मैंने कहा कि चूंकि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, तो कानूनी तौर पर तो वो अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक, अब ये दूसरा सवाल का मियां नवाज शरीफ का इस वक्त वजीर आजम हाउस में मौजूद होना कानूनी है, गैर कानूनी है? मेरा ख्याल है बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उनको 6-7 घंटे तो मिलने चाहिए ताकि अपना वो सामान वहां से निकाल लें। सर, मियां नवाज शरीफ साहब, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब इसके बाद यहां से पंजाब हाउस मुंतकिल होते हैं, एक सरकारी ऑफिस, वहां मुंतकिल हो जाना मुमकिन है ये? अगर वहां मुंतकिल होते हैं तो ये कानूनी होगा, गैर कानूनी होगा? देखिए जी, पंजाब हाउस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकूंगा, लेकिन वो एक आम शहरी हो गए हैं, वो MNA नहीं रहे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो अगर आम शहरी रह सकता है पंजाब हाउस में किसी वजह से तो वो फिर उस वजह के तहत है। उस वजह के तहत जहां तक मुझे पता है ये पंजाब हाउस सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के तहत आता है और पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही उधर रह सकते हैं। ठीक, मियां नवाज शरीफ अब अपने पास अगर प्रोटोकॉल रखते हैं, उनके साथ एम्बुलेंस, तमाम चीजें मूव करती हैं, ये कानूनी है, गैर कानूनी है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो प्रोटोकॉल हासिल है उनको वही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब। और सईद काजी साहब, ये तमाम पोजीशन जो आपने हमें बता दी है बैरिस्टर अली जफर साहब ने, इसके बाद अब मैं आपका कमेंट चाहूंगा, किन किन कानूनी नुक्तों पर अमल होना चाहिए एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ होता हुआ नजर आए, इंसाफ हो और होता हुआ नजर आए? वो जो जिन्होंने क्या नाम था, प्रिंस लिखी थी, अंजुम साहब क्या थे वो, उनका ये कहना था कि इस किताब में मैं उस बात पे बात नहीं करूंगा कि जो होना चाहिए, मैं उस पे करूंगा जो होता है। अंजुम साहब ने जो भी बात की तो मैकियावेली की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो हम अभी मेरा ख्याल है मैकियावेलियन वर्ल्ड से बाहर नहीं निकले, और अभी जो अंजुम साहब ने बात की मैं इत्तफाक करता हूँ। आप पहले तो ये देखें कि 32-33 साल जिन साहब को जेल में होना चाहिए था, इस मुल्क की सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सारे रियासती इदारे उनके बाहर खड़े होकर पहरे दे रहे थे, खजाना उनके अंडर था। और अभी तो इतनी हम एक सरप्राइज और शॉक में हैं, अभी हम यही बात नहीं कर रहे कि वो किबला एक मोहम्मद इसहाक डार साहब हुआ करते थे, हु हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ आवर किटी, और जिन्होंने कर्जे का पहाड़ एक तरफ लादा, दूसरी तरफ उनके बच्चों की जायदाद आसमान को छू रही है दुबई में, खुद उनके पास खुद भी वो नाअहल है गालबन, यही मुझे याद पड़ता है, कल के शोर में वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो हु हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ, और इस मुल्क में जो आम आदमी की हालत है, कल आपकी जो पर कैपिटा इनकम शर्मनाक निकली है 13,000 रुपए, जो रीजन में शायद सबसे कम है। तो ये एक अजीब कहानी है, और मेरे ख्याल में अंजुम ठीक कहते हैं कि इनको हमें सलाम करना चाहिए उन लोगों को एटलीस्ट जिन्होंने ये डिसीजन लिया और जिनके बारे में अनथिंकेबल था। 35 साल तो हमें हो गए देखते हुए। कौन सा वो दिन था अंजुम साहब, मैं आपके साथ उसी छत के नीचे था जिस दिन जनरल जिलानी ने आके एक बड़े अखबार के मालिक को बताया था कि जनाब ये हैं आपके अगले CM। वहां से लेके आज तक की कहानी, माय गॉड, 85 टू 2017 के एंड पे आ गए हैं। तो ये खेल हुआ है इस मुल्क में, और ये वो जमाना है। अभी आप कहते हैं ना डेमोक्रेसी है, कौन कहता है ये डेमोक्रेसी है? जियाउल हक की सारी डिस्टॉर्शन बीच में है। आप देखें, और ये फिर जो अली जफर साहब ने बात की कि ये जो शिक के तहत ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये पार्लियामान ने बीच में रखी है। और अभी मतलब ये एक खेल है, हो जाएगा वो, जब इतना हो गया है तो अली जफर साहब लगता है बाकी का भी हो जाएगा। आप देखें कि पाकिस्तान की एक कायदे आजम की वजह करदा मॉडर्न स्टेट को एक बैकवर्ड और एक दहशतगर्दी की हिमायती स्टेट बनाने में जो है मियां नवाज शरीफ ने बहुत अहम किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान में जो है ये तालिबानाइजेशन का जो अमल हुआ ये मियां नवाज शरीफ ने किया। पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मदद हासिल की बेनज़ीर भुट्टो को टॉपल करने के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान में औरतों के बारे में ऐसे कवानीन बनाए कि औरतों को पूरे हकूक हासिल मिले, ये मियां नवाज शरीफ ने। जी मुजाहिद साहब। तारिक साहब, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खाली एक केस, ये तो मियाँ साहब की सियासत का एक हद तक तो बाप निबट गया। गो कि मैं अभी भी मैं
वो बात को फिर तीसरी बार दोहराऊंगा कि अभी तक तो ये लगता है कि कारोबार हुकूमत और कारोबार सियासत शरीफ नून लीग का और शरीफों का वही चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सारा ख़त्म नहीं हो रहा मामला। ये जो नैब बनी थी और जो उसके रहा नुमायां हैं, आप बताएं ना कि वो जो मशहूर ज़माना रईसानी केस कि यानी पता नहीं कितने अरब रुपए उसके पास मौजूद हैं और 2 अरब मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे परमिट कीजिएगा। हम इस घंटे को यहां सम अप कर रहे हैं, अगले घंटे में हम कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को। हेडलाइंस होंगी, वापस आएंगे, अपडेट्स का सिलसिला आपको पहुंचाने के बाद जब वापस आएंगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और वो सूरत हाल की जिसमें अगला सीएम कौन होगा, अगला पीएम कौन है, ये जवाब मुमकिन तौर पर हमारे सामने है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून जुकाम, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। शहबाज शरीफ को नया वजीर आजम बनाने का फैसला। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी रहनुमाओं का इत्तेफाक। अबूरी वजीर आजम के लिए ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, शेख आफ्ताब के नामों पर गौर। नवाज शरीफ को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया गया। पार्टी सदर के नाम का फैसला भी करेंगे। नवाज शरीफ का वजीर आजम हाउस में आखिरी रोज। पंजाब हाउस मुंतकली से पहले ही CDA की तैयारियां, रास्ते सजना शुरू। खुर्शीद शाह भी इन एक्शन। कराची से इस्लामाबाद आमद। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, आफ्ताब शेरपाव से टेलीफोनिक राबिता। मुश्तरका इजलास के हवाले से मुशावरत। शरीफ खानदान के टैक्स रिकॉर्ड में भी टेम्परिंग का इंकशाफ। रिकॉर्ड लाहौर से इस्लामाबाद मंगवाकर टेम्परिंग की गई, चंद फाइलें भी गायब। तारिक फातिमी, शुजात अजीम ओहदों से हटाए गए थे या नहीं? नवाज शरीफ की नाअहली पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन में दोनों का नाम बतौर मुआवन खुसूसी दर्ज। तारिक फातिमी न्यूज लीक्स और शुजात अजीम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फारिग हुए थे। सईद अहमद की तकरूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर नेशनल बैंक इसहाक डार और सेक्रेटरी खजाना को नोटिस। सदर नेशनल बैंक का नाम वॉच लिस्ट में शामिल। नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों की रैली। मुल्तान में नून लीग के कारकुनों की रैली। गुजरांवाला में भी मुजाहिरा। इमरान खान के पोस्टर नजर आतिश। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इजलास में नवाज शरीफ के हक में नारे। लीगी रुकन ने जज्बात में आकर अपने ही कपड़े पाड़ लिए। और फैसलाबाद में डॉक्टर महमूद अलीम के दोनों कातिल इरफान और अमानुल्लाह मीडिया के सामने पेश। SSP ऑपरेशन कहते हैं मकतूल के बेटे ने इरफान की बेटी को तलाक दी, जिसकी वजह से कत्ल किया गया। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास में नवाज शरीफ को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया गया। आइंदा मुस्लिम लीग नून का सदर कौन होगा, नवाज शरीफ हतमी फैसला करेंगे। तफसीलात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर राठौर से। जी ताहिर राठौर बताएगा, तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया गया नवाज शरीफ को? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नवाज शरीफ की सदारत में ये मशावरती इजलास अभी तक जारी है और इस इजलास ने नवाज शरीफ को जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको ये इख्तियार दिया है कि वो तमाम फैसले करें जिनमें मुस्लिम लीग का आइंदा सदर कौन होगा और अबूरी वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसके अलावा पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, इसके फैसले करने का इख्तियार आज के इजलास ने दे दिया है। और ये भी आपको बताएं कि इजलास ने पहले ही नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर ये कह दिया था कि शहबाज शरीफ जो कि उन्होंने तजवीज़ किया था कि आइंदा वज़ीर आज़म वो होंगे, उस पर इत्फाक किया है। और इस इजलास के बाद नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म हाउस को छोड़ देंगे और पंजाब हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। पंजाब हाउस जहाँ पे 4 बजे इजलास है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी का, उसमें इन फैसलों को हतमी शक्ल दी जाने का इम्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर राठौर। और खबर आपको दें, जहांगीर तरीन की नई टी शर्ट सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई है। टी शर्ट पर कैलेबरी लिखा हुआ है। जहांगीर तरीन अपने केस से बेफिक्र है। टी शर्ट उन्होंने पहनी जिस पर कैलेबरी लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह टी शर्ट मकबूल हो गई है। जहांगीर तरीन की नई टी शर्ट सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। टी शर्ट पर कैलेबरी लिखा हुआ है। खबर है गुजरावाला से, जहां के इलाके पिपलीवाला में 2 सगे भाई नहर में डूब गए। डूबने वाले कमसिन बच्चे अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए आए थे। रेस्क्यू टीम इस वक्त नहर अपर चनाब में डूबने वाले बच्चों की तलाश कर रही है। तफसीलात जानेंगे ज़ीशान ताहिर से। ज़ीशान ताहिर, अभी भी तलाश जारी है क्या? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये पिपलीवाला के रहायशी थे, 2 सगे भाई थे, जाबर और साहल। इनकी उम्रें 5 से 6 साल है। दोनों जो है अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने के लिए ये आए थे नहर पे। एक जो छोटा भाई है जाबर, उसका पांव स्लिप हुआ। जैसे ही वो नहर में गिरा तो दूसरे बड़े भाई ने बचाने की कोशिश की, मगर वो उसे बचा ना सका। दोनों जो है नहर में डूब चुके हैं और रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ इस वक्त ऑपरेशन कर रही हैं। रेस्क्यू के गोताखोर भी हैं, उसके अलावा दीगर एहलकार भी हैं, मगर अभी तक जो है बच्चों को ढूंढा नहीं जा सका। ये जो वाकया है ये बहुत शुक्रिया ज़ीशान। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें आपको ज्वाइन करेंगे तारिक मती। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे,
लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जन्ने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मुजाहिद बरेलवी साहब का रुख करेंगे। बरेलवी साहब बताइए, अदालत ने कल अपने फैसले में कहा जमहूरी तसलसल जारी रखा जाए। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस साल के अख्ताम में नवंबर दिसंबर तक बहुत सारे लोगों को इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। आपका टेक क्या इस पर? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि तमाम सियासी पार्टियां भी ये समझती हैं कि इस वक्त क़ब्ल वक्त इंतखाब उनके हक में नहीं है। अभी तक तो देखिए, जैसा कि तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी, उनका सारा जोर इस केस पे था और साथ साथ ये भी था कि वो नहीं चाहते थे कि मियाँ साहब को इस तरह रुखसत किया जाए कि वो एक बार फिर मजलूम बनकर आएँ। मियाँ साहब के खिलाफ जिस तरह फैसला आया और जिस सब्र सुकून से अपोजिशन की जमातों ने उसमें अपने रवैया रखा, ये और बात है कि टेलीविज़न पर आकर वो स्क्रीनों पर आप देखते थे कि बड़ा दस्तो गरेबा नज़र आते थे, मगर एक अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई ऐसा मरहला कभी नहीं आया कि जिसमें खुदा न करे तसादुम होता, गोलियां चलती, हलाकतें होती। इस पूरे केस के दौरान और फिर केस के बाद आप देखें 24 घंटे हो गए, कोई बड़ा वाक़या और सानिया नहीं हुआ। तो इस हद तक इत्मीनान की बात यह है कि एक हद तक पाकिस्तान में अब बहरहाल उसमें बड़ा रोल अदलिया का भी है, मीडिया का भी कह सकते हैं कि एक जमहूरी तसलसल कायम हो गया है। मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। बहरहाल अभी तक कोई काफिली उनमें नहीं बनी है और 2/3 अक्सरियत भी है और उन्हें इस बात का हक है। और जिस तरह पीर पार्टी के जब गिलानी साहब को हटाया, नया वज़ीर आज़म लाया, वो नए वज़ीर आज़म भी लाए और अपनी मुद्दत भी पूरी करें और इलेक्शन भी अपने वक्त पर हों। और अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर सबसे बड़ा इम्तहान, जैसे मैंने कहा, नवाज शरीफ और उनकी हुक्मरान जमात का असल में होगा कि वाकई वो एक सियासी पार्टी की हैसियत से जो सिर्फ शरीफ ख़ानदान के बलबूते पर या उनकी दौलत और उनकी शाहाना ठाट बाट की बुनियाद पर या अपने बाहर के रिश्तों की बुनियाद पर 30 साल से पाकिस्तान की सियासत पर काबिज है, वो क्या अब यानी ख़ास तौर पर शरीफ मियाँ साहब की नाअहली के बाद उन्हें सादिक और अमीन ना करार देने के बाद भी इस पोजीशन में होगी कि 2018 के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करे। 2/3 अक्सरियत की बात तो मैं नहीं कह रहा। जी अंजुम रशीद साहब, 3 दफा का जिक्र है कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम हुआ करते थे। आमतौर पर होता है ना, 1 दफा का जिक्र है, लेकिन 3 दफा का जिक्र है कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम हुआ करते थे। अब 1 दफा का जिक्र है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुआ करती थी। ये पूरा हो जाएगा इस बार? देखिए, अभी जो मैं पहले मुजाहिद साहब ने जो बात की है कि इलेक्शन जो है वो कब शूट करते हैं। देखिए, अगर जो है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ और मरियम के खिलाफ और हुसैन के खिलाफ और हसन के खिलाफ, शरीफ फैमिली के खिलाफ जब नैब में मुकदमा चलेगा और मुख्तलिफ करप्शन के जो है राज
रोजाना अफशा हो रहे होंगे और मियां नवाज शरीफ जेल में जा रहे होंगे और जमानत हो रही होगी और अंदर जा रहे होंगे और बाहर आ रहे होंगे और मुख्तलिफ इल्जामात को जुटला रहे होंगे और तस्लीम कर रहे होंगे। लतीफ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अंजुम साहब आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। लतीफ खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइए अब आपकी राय क्या है? बैरिस्टर अली जफर साहब ने हमें बता दिया कि नाअहली ताहयात है और ये फरूक नसीम साहब की भी राय है। इस पर तो हरफ आखिर दो बैरिस्टर्स की राय आ गई, आप भी बता चुके हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कह रही है कि ताहयात नाअहल हो गए हैं। अब मुस्लिम लीग नून को इस सिचुएशन में क्या सूट करता है? अगला वजीर आजम शरीफ हो या अगला वजीर आजम पार्टी में से हो? देखिए, अगला वजीर आजम शरीफ नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर ये अव्वल तो दोनों भाइयों में इतनी खलीज है कि वैसे ही ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है शहबाज शरीफ को, ये कभी भी नहीं होगा। और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे भी, शहबाज शरीफ साहब को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बिल्कुल खालिसतन लॉलीपॉप है, इसलिए कि अगर शहबाज शरीफ का नाम आता है तो वो खुद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्योंकि जब आप हुदैबिया पेपर मिल्स की, अगर आप उनका जो JIT की जो प्रोसीडिंग्स है, कार्रवाई है, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब का बयान है, अगर वही देखें तो वही उनको सादिक और अमीन होने के नाता से निकाल देता है और इस JIT की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। और उसमें बड़े मजे की बात है कि जब शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया कि आप हुदैबिया पेपर मिल्स बताइएगा कि किस तरह बनी, तो इन्होंने कहा मैं जवाब नहीं देता। उन्होंने कहा आप जो क्वीन बेंच की फैसला है उसमें आप मुद्दा अलग नंबर 2 है, मियां शरीफ साहब नंबर 1 है, शहबाज शरीफ नंबर 2 है और अब्बास शरीफ नंबर 3 है। तो आप कैसे कहते हैं? कहते हैं जी वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, मैं नहीं जवाब देता। फिर उन्होंने कहा ये बताइएगा कि उसमें ये 99 की डिग्री हुई है, उसमें जो आपने अल तौफीक का लोन के इंतजामे में जो 4 प्रॉपर्टीज रखी थी, वो चारों ये एवन फील्ड जो है कि ये पार्कलैंड वाली चारों ये फ्लैट्स हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं देता। उन्होंने कहा कि फिर ये बताइएगा कि इसका अगर आप मालिक नहीं थे तो फिर आप इसके लोन की एडजस्टमेंट के इंतजाम में ये प्रॉपर्टी कैसे देगी? का जवाब नहीं देता। फिर उनसे पूछा गया कि जब आपने जजमेंट ये पैसा देकर और ये बाग गुजार करवाई, यानी गेट रिट्रीव करवाया, तो ये पैसा किसने दिया था? कहते हैं मैं जवाब नहीं देता। किस तरतीब क्या थी पैसे की, किस अंदाज से बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए दिया गया? मैं जवाब नहीं देता। फिर उनसे पूछा गया कि ये बाग गुजार करवा के प्रॉपर्टी कहाँ दी? मैं जवाब नहीं देता। तो अच्छा खोसा साहब, मुझे इजाजत दीजिए, एक सवाल कर लूं आपसे दरमियान में इंटरप्ट करके। जहां ये आप पूरी गुफ्तगू सवाल जवाब पूरा बता रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब ने भी पूछा तो नहीं? आखिर में मैं आपसे सवाल करता हूं, हमें बताइए हम पे इल्जाम क्या है? बाहर निकल के यही कहा। अगर अंदर की प्रोसीड कार्रवाई देखें, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की भी अगर देखें तो इसी तरह की कैफियत है कि 2.5 घंटे के बाद 2.5 घंटे इनकार करते रहे कि मैं मोहम्मद हुसैन को जानता ही नहीं हूँ। जब उनसे सवाल किया गया कि देखें आप कहते हैं गल्फ स्टील मिल आपके वालिद साहब ने की, आप मान रहे हैं कि आप जाते भी रहे हैं, तो ये गल्फ स्टील मिल तो 2 अशखास के नाम थी, तारिक शफी और मोहम्मद हुसैन। कहते हैं मैं मोहम्मद हुसैन को जानता ही नहीं। 2.5 घंटे के बाद जाके तस्लीम किया कि ये मेरे खालू हैं। बाहर निकल के कहते हैं कि मैंने पूछा कि बताएं इल्जाम क्या है, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये बाहर निकला हुआ जो नैरेटिव देते थे ये टीवी पे आकर, वो लिखा हुआ एक नैरेटिव था जो PMLN की क़यादत में, यानी मोहतरम नवाज शरीफ के खानवादे ने एक सोची समझे मंसूबे के मुताबिक वो लिखकर बनाया था। जिस तरह इन्होंने जब नेशनल असेंबली में तकरीर की थी, वो भी लिखी हुई तकरीर थी, जिसमें इन्होंने कहा ये है वो तमाम वसाइल, ये है वो तमाम वसाइल जिनसे ये फ्लैट खरीदे गए, और ये है वो तमाम शवाहिद जो हमारे पास पूरे मौजूद है। जनाब स्पीकर ये लीजिएगा। तो ये पहले एक मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे, सईद काजी बोल रहा हूं। हुजूर ये बताएं, क्योंकि आप एक बुनियादी तौर पर कानूनदान हैं, ये जो वर्डिक्ट आई है, अब आने वाले दिनों में एक जज साहब होंगे जो रेफरेंसेस की प्रेपरेशन देखेंगे, कोर्ट्स में ट्रायल होगा, फिर वही उसी अंदाज में खेल होगा जैसे मिलता जुलता जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, और फिर ये हाउ वुड इट अनफोल्ड, ये इस वर्डिक्ट के बाद ये लीगल प्रोसेस कैसे चलेगा? थोड़ा रहनुमाई फरमाएंगे अवाम की।
जी देखिए, एक बात की इसको जरा आप इसको मिक्स ना कीजिएगा। जहां तक इनकी ताहयात नाअहली का सवाल है, वो उन्होंने मुकदमात की बुनियाद पर नहीं किया। वो उस तस्लीम शुदा नवाज शरीफ तस्लीम कर रहे हैं वो कि मैं डायरेक्टर हूं अपने बेटे की फर्म का, FZE कैपिटल का। इन्होंने तस्लीम किया कि हाँ जी, उस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें 10,000 सैलरी थी, 10,000 दिरहम मेरी, लेकिन मैंने कभी वसूल नहीं की। और उन्होंने ये अपने जवाब तहरीरी में भी तस्लीम किया। उनके वकील ख्वाजा हारिस ने ये अपनी दलाइल में भी तस्लीम किया। और उन्होंने कहा क्योंकि मैंने वसूल नहीं किया, लिहाजा ये मेरे एसेट्स में मुझे ये अपने डिक्लेरेशन फॉर्म्स में देना लाजिम नहीं था। मेरा बयान अर्जी जो है वो सदाकत पर मबनी है। अदालत उज़्मा ने कहा कि रिसीवेबल जो अमाउंट होता है, भले आप लें या ना लें, वो एसेट्स की तारीफ में आता है। उसमें उन्होंने कानूनी जिससे एक तबाकात से उसके हवाला से कहा, और उन्होंने कहा ये रिसीवेबल क्योंकि इनकम थी इनकी, और ये चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, इसका इंदराज न होना, इत्फाक करना, इसलिए ये सादिक और अमीन नहीं रहे। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन में जाएंगे खोसा साहब, क्या प्ली ले सकते हैं रिव्यू पिटीशन में जाते वक्त? देखिए, 12 जो रेफरेंसेस खुल रहे हैं वो इनके उन मामला के 12 में है जो इन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन किए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बियॉन्ड देयर नोन सोर्स ऑफ इनकम है, और जिन ऑफशोर कंपनीज का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया अपने डिक्लेरेशन फॉर्म्स में, और बेनामी ट्रांजैक्शन पे जिसकी DIT के मुताबिक खालिसन जो है ओनरशिप मोहतरम नवाज शरीफ साहब की है। तो ये फ्रॉड जो है ये एक क्रिमिनल ट्रायल के बाद उसमें ही नैब में ये डिस्क्वालीफाई होंगे जब ये प्रूव होंगे। लेकिन जहां तक इनकी लाइफ की डिस्क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल 62, 1F और 63 के तहत हुई है, जिसका उस ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं है। भले उसमें बरी भी हो जाए तब भी उसका जो है इस पर रिएक्ट नहीं करता। और जहां तक ताल्लुक है इनकी रिव्यू का, रिव्यू यार किस बात पे जाएंगे? देखिए, रिव्यू जहां तक ताल्लुक है एक एक्सेप्टेड पोजीशन है मोहतरम नवाज शरीफ साहब उनके वकील ये कहते हैं कि वकला का मारा हुआ या एक कानूनी मशीन की गलत मशवरे से जो बंदा अपनी शहादत पाए वो उसको तो कोई जिंदा नहीं कर सकता है। ये इनका आलम ये है कि इन्होंने सारी चीजें ये इस हद तक तस्लीम की हैं, और उसकी इंटरप्रिटेशन आगे कानूनी जिस तरह तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है वो भी उसको कोई उस पर भले 100 ये रिव्यू में चले जाए उसको कोई रिव्यू नहीं करेगा। इसलिए कि एक तो यही बेंच सुनेगी, जिस बेंच ने फैसला दिया है। खोसा साहब, मेरे साथ अंजुम रशीद साहब, सईद काजी साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब भी मौजूद हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे खोसा साहब से? खोसा साहब बड़े पाए के माहिर कानून हैं, माशाल्लाह अटॉर्नी जनरल के ओहदे पे भी रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। लेकिन मुझे तो सिर्फ जो शरारत कर लूं अयान अली का केस भी लड़ते रहे भाई वकील है, ये तो खुशकिस्मती से कभी कभी ऐसे केस मिलते हैं वरना तो वही। मुझे खोसा साहब ने DHA में अपने घर पे इंटरव्यू दिया था, तो वो कह रहे थे कि ये जो है वकालत का हुस्न है। नहीं, मैंने कहा ना, वरना तो हम जैसे और कैदियों और उनसे वास्ता ज्यादा पड़ता है हमारे खोसा साहब वगैरह का। तो ये तो बड़ा उसने इत्तेफाक था कि ऐसा इन्हें केस मिला। खैर ये अच्छा आपने सवाल उठाया। खोसा साहब, मैं आपसे ये मालूम करना चाह रहा था और थोड़ी देर पहले भी मैंने ये कहा, अभी बैरिस्टर अली जफर से पूछना चाहा था कि जब मियां साहब ताहयात अमली सियासत से डिस्क्वालीफाई हो गए, सादिक नहीं रहे, अमीन नहीं रहे, लेकिन हम पिछले 18 घंटे से देख रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग कारोबार हुकूमत भी चला रहे हैं, मुस्लिम लीग भी चला रहे हैं। तो अखलाकी तौर पर, आईनी या कानूनी तौर पर क्या वो उन्हें इस बात का हक है और कोई इसे चैलेंज भी नहीं कर रहा? खोसा साहब देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। ये जब से
ऑर्डर हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें डी नोटिफाई करके सदर पाकिस्तान को ये नोटिफिकेशन भेज भी दिया है। ये सुबकदोश हो चुके हैं, ये बरतरफ हो चुके हैं बतौर MNA के और बतौर वजीर आजम के, और इनकी सारी काबीना भी बरतरफ हो चुकी है। इस नाता से हमारी रियासत जो है वो बिना वफाकी हुकूमत के चल रही है और इस अंदाज से हमारे रियासत के इस वक्त इदारे ताकुल का शिकार है कानूनी और आईनी तौर पर, और ये वाजिब और लाजिम था सदर पाकिस्तान पर, और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी दिया कि वो इसको जमहूरियत की तसलसल के लिए अपने इक़दाम करें, और इसमें अव्वलीन उनके लिए चाहिए था कि वो फौरी नेशनल असेंबली का सेशन बुलाते, और स्पीकर पर वाजिब था कि वो लीडर ऑफ दी हाउस चुनता जो वजीर आजम के तौर पर आता, और फिर वो अपनी काबीना उसको जो है चुनता। तो ये तो तसाहल बदकिस्मती से लेकिन कितना लीगल होगा अगर नवाज शरीफ की सदारत में कोई कायम प्राइम मिनिस्टर जो है रखा जाता है खोथा साहब, यानी नवाज शरीफ साहब की सदारत में मुस्लिम लीग अगर अपना नया प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करती है तो वो खोथा साहब जी देखिए, असल बात तो ये है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद भी नहीं रहे। वो चूंकि ये 62(1) के तहत ये जो है नाअहल करार दिए गए हैं, तो इस डिक्लेरेशन के बाद क्योंकि वो MNA नहीं बन सकते और इसलिए पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते, तो वो पार्टी का ओहदा भी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत। तो इसे तो फिर आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए था ना। अब दोपहर आज पूरा दिन गुजर गया, कुछ चैलेंज करना चाहिए था ना। आज पूरा दिन गुजर गया, कल इतवार आ रही है, कल हो नहीं सकेगा। देखिए, ये आपका जो मीडिया माशाल्लाह दिखा रहे हैं, ये कोई ना कोई मनचला जरूर करेगा, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारा गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि ये सिसिलियन माफिया और गॉड फादर है। सिसिलियन माफिया और गॉड फादर किसी कानून और आइन को नहीं मानता और वो किसी फैसले को नहीं मानता। उनका यही वतीरा, यही उनसे तवक्को थी। आप कीजिएगा, ये रियासत का ये ना तो आदाब रमूज सल्तनत जानते हैं, ना ये रियासत के अदब और आदाब को मलहूज रखते हैं। ये अपनी जाती गराज पर अपना हर चीज कुर्बान कर देंगे, और इस वक्त रियासत को इन्होंने जिस गंभीर भंवर में फंसाया हुआ है, ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम की। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एहसान है, JIG का एहसान है, और आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को खराज तहसीन है कि जिस अंदाज से आपने इन तमाम चीजों को उजागर करके चौथा सतून रियासत का आपने अपने आप को साबित किया है। सच की, सदाकत की, हकीकत की और जो है दयानत की आपने जो है एक रवायात कायम की है। मैं समझता हूँ जमहूरियत इससे फरोग पाएगी और रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती मुसल्लत होगी, और सही माने में जो अवाम का पाकिस्तान है, क्योंकि रियासत की तारीख में अवाम ही को मुख्तदिर किया गया है। तमाम इक़्तिदार जो है अल्लाह ताला की रात के बाद अवाम उन्नास का ये हक है, और अवाम उन्नास अपने जेन्युइन नुमाइंदों के जरिए रूल करने का हक रखते हैं। सरदार साहब, मैं अंजुम रशीद बात कर रहा हूं। सरदार साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि नैब अगर कॉग्निसेंस लेती है उन 12 मुकदमात का जिनका सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस भेजा है, तो नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी कब तक आपको यकीनी नजर आ रही है नैब के मुकदमात में? देखें, एक बात तो ये है कि चेयरमैन नैब क्योंकि इनका निजी वो समझ लें, सुप्रीम कोर्ट फतवा भी दे चुकी 5 साहिबान, तो चेयरमैन नैब ने तो दफा 24 का वारंट निकालना नहीं है नैब ऑर्डिनेंस के तहत इनके खिलाफ। अब ये रेफरेंस करके बना के भेज देंगे, तो रेफरेंस में फिर अदालत पर दोनों चीजें आती हैं। एक ये है कि अदालत वारंट गिरफ्तारी निकाले, और दूसरा ये है कि इनको तलब करके इनके समन्स निकाले। अब नॉर्मली तो ये नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस हैं, और 12 केसेस में 14 साल सजा के अलावा ये जो है किसी फाइनेंशियल बैंक के या कॉर्पोरेशन से ये कब्जे भी से माने हो जाएंगे, और कोई पब्लिक ऑफिस भी ये होल्ड नहीं कर पाएंगे जो म्याद मुतय्यना दी गई है, और दीगर चीजें। तो ये एक संगीन जराइम में आता है। इसमें चूंकि पब्लिक एक्सचेकर इन्वॉल्व है और एक पब्लिक हाई होल्डर ऑफ ऑफिस है, तो अगर तो पटवारी के खिलाफ हो उसको तो पहले पकड़ के आप जेल में डाल देते हो, लेकिन यही तफावत खत्म करना पड़ेगी। देखें, अगर आपने अशराफिया के लिए और कानून रखा और म्यार रखे, तो ये दोहरे म्यार से माफ कीजिएगा, फिर ये रूल ऑफ लॉ और फिर ये आइन की बालादस्ती
तनख्वाह दीजिएगा और हम आपको जो है मुकदमा आप बाहर निकलते ही भुगताएं, तो ये ज्यादती होगी। अच्छा सरदार साहब इसमें आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, नैब रेफरेंसेस में मियां शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज की, हुसैन नवाज की और हसन नवाज की गिरफ्तारी भी आपको नजर आ रही है? देखिए गिरफ्तार तो सभी को होना चाहिए, जो भी इस मुकदमे में रेफरेंस इसके खिलाफ आती है, जो मुल्जिम गर्दाना जाता है। और क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इनके खिलाफ रेफरेंसेस दीजिएगा उन शवाहिद की बुनियाद पर जो JIT ने इकट्ठे किए हैं, और इसके अलावा भी अगर आपके सामने आते हैं या आपके पास मौजूद हैं तो वो शवाहिद भी उसके साथ मुंसलिक। और सरदार साहब इस मामले में हसन नवाज, हुसैन नवाज बरतानवी शहरियत रखते हैं, ये चीज इनको कितना फायदा पहुंचा सकती है? इसका कोई फायदा नहीं है। एक तो इनकी दोहरी शहरियत है और दूसरी बात ये है कि ये जाहिर है कि बाय ओरिजिन यानी बाय बर्थ ये पाकिस्तानी है बाय बर्थ। अगर बाय अडॉप्शन बाद में लेते हैं कहीं का भी तो इनका ये पाकिस्तान के बाय सन ऑफ द सॉइल के जो नाता से इनका नाता मुस्तक़िल नहीं होता। भले ये जो मर्जी डिवाइसेस कर लें, किसी चीज के पीछे छुपने की कोशिश करें, लेकिन ये छुप नहीं सकते हैं। इसलिए जहां भी ये जुर्म करेंगे ये पाकिस्तान के कवानीन से इनको गिरफ्त में होगी और पाकिस्तान के कानून के तहत इनको जो है काबिल मुआवजा किया जाएगा। सजाओं की आपने बात कर ली, दौलत की लूट। अच्छा तारिक में एक और सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा सरदार साहब, ये क्योंकि मरीम नवाज और जो हुसैन नवाज और हसन नवाज ये तो सरकारी ओहदों पे नहीं रहे थे, तो ये नैब के मुकदमात में इनकी गिरफ्तारी किस तरह से मुमकिन होगी? देखिए अंजुम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के साथ कोई भी अकम्प्लिस होगा, बेनामीदार होगा, को-एक्यूज होगा और एनी अदर पर्सन का लफ्ज है, तो इसलिए ये सभी उस नैब के जायके में आएंगे और इनका ज्वाइंट ट्रायल होगा एक ही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। अच्छा, सभी मेहमानों की इजाजत से इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब लाइव गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को हम दिखाना चाहेंगे। मछली है, अगर ये दरिया सूख गया तो हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। इस पार्लियामेंट का वजूद मेरी जरूरत है। तो जमहूरियत को लपेटना हमारी मंतकी तौर पर हमें सूट नहीं करता। ये तोहमत लगानी बंद कर दीजिए। और अब फिर जब ये पैनमा का सफर शुरू हुआ तो कहा गया एक साजिश हो रही है, निजाम को लपेटने की साजिश हो रही है। भाई कौन कर रहा है? हमने पिछले दिनों एक इजलास बुलाया और जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के चेंबर में इजलास था, उसमें मैं था, डॉक्टर साहिबा आप भी थी, डॉक्टर शरीन साहिबा वहां थी, और हमने वहां तहरीक इंसाफ को ये सूट नहीं करता कि जमहूरियत लपेट दी जाए और हम पर साजिश का इल्जाम लगाना बंद कर दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है। खोसा साहब, आप जवाब दे रहे थे कि गिरफ्तारी वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, माफ कीजिएगा, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बच्चों की भी हो सकती है। जी बिल्कुल, न सिर्फ बच्चों की हो सकती है बल्कि उसमें और नाम भी नशीनों के दिए गए हैं, उनके भी वो भी इनके जो है कोई हमरा ये मुल्जिमान बनते हैं जिनके नाम स्पेल आउट किए हैं। और अगर कोई और भी नजर में उसमें मुलव्वस पाया जाए तो वो भी उसमें मुल्जिम होंगे। अच्छा खोसा साहब, ये माफी चाहता हूँ, जरा ये फरमाइएगा, ये कोई कानून है जिसके तहत नैब को या उसके चेयरमैन को पूछा जाए कि हुजूर आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं या कानूनी काम से तामुल या गुरेज फरमा रहे हैं, या ये अबव द लॉ होते हैं? देखिए बिल्कुल भी वो भी उसी तरह अकाउंटेबल हैं और चेयरमैन नैब के खिलाफ काफ़ी चारों जज साहबान ने काफ़ी ज़्यादा इसमें तनकीद भी की है कि ये बजाय इसके कि रियासती मुलाजिम और रियासती अपने आप को ये समझें, ओहदेदार समझें, ये हुकूमती बनकर ये हुकूमत की ताबेदारी में कोई भी हुकूमत के अकाबरीन के खिलाफ काम करने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा जो इन अदारों का बुनियादी काम था, चूंकि ये उससे गुरेज़ा हैं, इनकारी हैं, मुनकिर हैं, इसलिए हमने JIT की जरूरत महसूस की। ये उन्होंने अपने फैसले में भी लिखा है। बरेलवी साहब, आप तो इसलिए खिलाफ तो मेरे ख्याल में कोई भी अगर रेफरेंस ले गया तो ये चेयरमैन नैब अपने ओहदे से जो है मेरे ख्याल में इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मगर वैसे भी ये रिटायर हो रहे हैं, 3 साल इनके म्याद पूरी हो रही है, 4 साल की। बरेलवी साहब का सवाल ले लीजिएगा।
साहब, एक अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि बहरहाल ये जो आईनी और कानूनी मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन बुनियादी तौर पर तो मसला सियासी है, और ये समझा जा रहा था कि आज अगर शाम को मुस्लिम लीग नून अपना कोई, अव्वल तो मैंने पहले ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो ना सादिक ना अमीन और जिन्हें नाअहल सियासत से करार दिया जा चुका है, वो इस पार्टी के सदारत कर रहे हैं और अभी तक बल्कि हुकूमत भी चला रहे हैं, वो एक नया रखते हैं प्राइम मिनिस्टर 45 दिन के लिए जो एडहॉक बेसिस पे, और शायद बाद में NA 120 का भी कराएं। क्या इस बात का इम्कान है कि इस सारी सूरत हाल में नवाज लीग अपने को बचाने के लिए एक कबल वक्त इलेक्शन की कॉल दे दे? क्या 45 दिन में जो कायम मुकाम प्राइम मिनिस्टर है वो इस तरह का दरख्वास्त सदर से कर सकता है, या सदर असम्बली तो तोड़ नहीं सकता? इसके हवाले से आप क्या देखते हैं सियासी पस मंजर में? देखिए बरेलवी साहब, एक बात तो आप माशाल्लाह इतने माशाल्लाह जय्यद और मोहतरम है, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ। ये मुझे अच्छा नहीं लगा जो आपने कहा ये सियासी मुकदमा, माफ़ कीजिएगा, ये जराइम का इर्तकाब करने वाला प्राइम मिनिस्टर पे ओहदे पर पहुंच जाए या कहीं हो, वो कानून से बालातर नहीं है। ये सियासी मुकदमा नहीं है, माफ कीजिएगा, किसी सियासी मुखालिफ ने इन पर कायम नहीं किया। नहीं, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा बरेलवी साहब। नहीं, मैं ये सियासी मुकदमा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसका सियासी तनाजुर में या सियासी अर्ली इलेक्शन की कॉल दे सकती है PMLN। इस सवाल को खोसा साहब आप, वो मैं अर्ज करता हूं, इस सवाल का जवाब खोसा साहब कि अर्ली इलेक्शन की कॉल PMLN दे सकती है, इस सवाल का जवाब आप इजाजत दीजिएगा एक ब्रेक के बाद दीजिएगा। व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खोसा साहब का जवाब होगा। दोनों अंदर जा रहे हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। वेलकम बैक। खोसा साहब, बरेलवी साहब का सवाल, क्या PMLN अर्ली इलेक्शन की कॉल दे सकती है? नहीं, वो तो ये दे मिस द बस, वो तो मौका गंवा दिया है, इन्होंने खो चुके। वो मोहतरम वजीर आज़म जब नवाज शरीफ थे उस वक्त तक उन्हें अख्तियार था, लेकिन अब चूँकि वो बर्खास्त हो चुके, उनको नाअहल करार दे दिया गया, डी नोटिफाई हो चुके। अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर सकता है और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, इसलिए नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। कानूनी पोजीशन तो अपनी जगह है, कानूनी पोजीशन तो अपनी जगह है, बट लेट्स बी रियलिस्टिक। मियां नवाज शरीफ अब भी पीछे रहकर जो भी वजीर आजम आएगा उसके जरिए हुकूमत चलाएंगे, उनके अहकामात चलेंगे, ये तो हकीकत है। ये दुरुस्त आप कह रहे हैं कि जो पार्टी लीडर होगा, अभी तक तो शिकस्त और रेख सामने नहीं आई है, लेकिन आप खातिर जमा रखें, बहुत सारे लोग वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, बहुत सारे लोग वजारतों के उम्मीदवार हैं, बहुत सारे जो हैं लोग नाला हैं इनसे, और वो वाज़ेह तौर पर सामने भी आया है। आप देखिएगा कितने फॉरवर्ड ग्रुप्स बनते हैं, और ये पाकिस्तान, ये मुस्लिम लीग का खासा रहा है। मुस्लिम लीग ने बहुत बच्चे दिए हैं। मुस्लिम लीग का ये हमेशा रहा है कि जो भी बनाता है, कन्वेंशन लीग अयूब खान ने बनाई, अयूब खान के साथ दफन हो गई। काउंसिल लीग ज़ियाउल हक ने बनाई, ज़ियाउल हक के साथ दफन हो गई। जुनेजो लीग जुनेजो साहब की वजह से थी, जुनेजो साहब के जाने के बाद ख़त्म हो गई। कासिम लीग एक बनी थी, वो कासिम साहब के जाने के बाद ख़त्म हो गई। अब आप देखें कि पाकिस्तान लीग काफ थी, वो काफ मुशर्रफ साहब ने बनाई थी, वो अब इस वक्त मार्जिनलाइज हो चुकी। तो नवाज, ये तो है ही PML नवाज, एन के नवाज के साथ है। नवाज शरीफ हयात नाअहल होने के बाद इसके असरात आप देखिएगा कि ये भी तारीख का हिस्सा बन के ये डस्टबिन में चली जाएगी। मुस्लिम लीग ने बहुत बच्चे दिए, और ये बच्चे भी बड़े नाफरमान बच्चे हैं।
नहीं, ये ज़रूरत के मुताबिक और रियासत के मुताबिक मुस्लिम लीग जो है वो ठीक कहते हैं। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितने हरूफ तहजीब बच चुके हैं जो आइंदा इस्तेमाल होंगे इसमें। मगर सवाल ये है कि ये ठीक कह रहे हैं, और जो खोसा साहब ने इशारा किया है कि कुछ जो पकवान पापोश में जो है वो बटने का वक्त भी शायद आ जाए बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अभी तो उनका एक बड़ी हैवी प्रेजेंस है और 35 साल का पीछे एक औरा कह लें एक है, और इर्द गिर्द लोग बड़े मुअद्दब होकर बैठे हैं कि शायद आइंदा भी इधर से इक़्तिदार निकलेगा और हमें अपना जो दाल दलिया है चलता रहेगा। अच्छा देखिए खोजा सईद काजी साहब ने कितना अच्छा काम किया, पकवान पापोश में बटने का वक्त आ जाए, जूतियों में दाल बटना इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बड़ा बाइज्जत रखा है मुहावरे को। मुझे अंजू ये बताएं अपना बरेलवी साहब, ये तो कहते थे कयामत आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे, पता नहीं कितना ज्यादा वो होगा। कौन निकला है? कोई कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। ये वो बढ़के मारते थे, कहाँ गई वो बढ़के? उसका सबब खोजा उसका एक सॉरी टू शॉक में है, और वो सॉरी टू से मैं तो इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आमतौर पर तासुर ये था, और हम जैसे लोग भी शकूक का इज़हार करते थे कि रवायत नहीं रही कि लाहौरी जज कोई पंजाब के वज़ीर आज़म को इस तरीके से ख्वार करके निकाले, तो इसलिए वो उनको और वो ये जो हमारा जो ख्याल था या तसव्वुर था या वो सब बिल्कुल बातिल हो गया। तो शायद इसलिए इतना बड़ा शौक है कि वो मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पर नहीं निकले तो सड़कों पे क्या निकलेंगे। नहीं, ये कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो पाकिस्तान में एक और बात जमहूरियत का कोई ख्वाब रखती है। अंजुम साहब, ये खोसा साहब तो बहुत तारीख भी देखी उन्होंने। खोसा साहब, ये जो आप आजकल, तो माफ़ी चाहता हूँ, आप एक पॉलिटिकल पार्टी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो बड़ा उसका नाम भी है, ये फरमाए कि कौन सी पार्टी रह गई है मैसेज में किसकी जो है? सारी तो मैनेजमेंट की पार्टियां हैं, सारे जो हैं वो कहते हैं स्टेक होल्डर एक अमेरिका है, इधर की एस्टैब्लिशमेंट है। कियानी साहब पर क्या इल्ज़ाम लगा, यहाँ पे जनाब आपके चीफ जस्टिस पिछले इफ्तिखार चौधरी साहब, आरओ इलेक्शन। अब तो सारी शराफिया समझती है कि अवाम वोट शोट बाद में डाल लेगी, पहले इलेक्शन का पहले तय कर लें, कहते हैं रिजल्ट पहले बनता है। आप खुद कहते हैं कोई इलेक्शन ठीक नहीं हुआ 70 के बाद, तो फिर अवाम की तरफ क्या देखना किसी को? ये तो जोक ही लगता है खोसा साहब। देखें बरेली साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हमने बहुत तजर्बात किए, हमने बहुत आजमाइशें कर ली। मेरे ख्याल में अब एक नुक्ता इर्तका आ गया, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, और अब आगे ही जो अवाम में माशाल्लाह, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने सही माने में चौथे सतून का, रियासती सतून का एक साबित किया है अपने आप को। आपने इतनी आगे ही दे दी है कि अब घर घर में बच्चा जो है वो बाशऊर है बहुत ज़्यादा। इंटरनेट का दौर है आजकल, जो है आप सोशल मीडिया देखें किस तरह वायरल हो जाता है एक बात पर। तो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि अब इनको पार्लियामेंट को वो बिल लाना पड़ेगा पास करके, ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके। अब इलेक्शन कमीशन आप देखिए कितनी ताकतवर हो गई है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कितना ताकतवर हो गया है, और तो और देखिएगा कि जेआईटी जो 18 और 19 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स के, जब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, यकीन दिलाया गया कि आप फ्रीली काम करें और हम आपके मुहाफ़िज़ होंगे, तो यकीन करें कि उन्होंने कैसा दिया। अब भी मैं समझता हूं कि अवाम अब आप गारंटर बनेगी, अवाम गारंटर बनेगी, और अवाम निकलेंगे और अवाम कहेंगे हम आपके ज़ामिन होंगे, और उन लोगों को अब वो पार्लियामान में लाएंगे जो अवाम ही की जो है खिदमत पर गामजन होकर ऐवानों में जाएंगे, और उनसे जो मुतरशी होती हैं हुकूमतें, उन्हीं के जरिए वो अवाम ही की खिदमत पर राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है, करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने अगले दिन एक बयान दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा यार देखें, क्या 15 लाख में एक MNA इलेक्ट होता है? सबको पता है नहीं होता, मैं उनको वर्बैटम कोट कर रहा हूं। तो अगर नहीं होता तो क्या सब के सबको हम नायल कर दें? मेरा सवाल इस पे ये है, उन्होंने तो बजा कहा हुजूर ये जब तक 50, 5, 10, 15 करोड़ का खेल है, अवाम के लिए तो मजाक ही है कि ये अवाम का रूल है, रूल ऑफ पीपल है, पीपल हैव ओनली राइट टू वोट। अगर कोई उन्हें उठा के ले जाए, वहाँ किराया भी नहीं होता उनके पास, तो ये तो सरमाए की और मंडी में सरमाए का खेल है। जमहूरियत का क्या लेना देना रह गया अवाम से? खोसा साहब देखिए, मेरे ख्याल में अब इस इशू को आप ले लें और इसी इशू पर आप करें, ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हो रही हैं। देखिए, एक बात, इलेक्शन कमीशन के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी, उन्होंने एक इशू किया था, उन्होंने कहा हम खाक ट्रांसपेरेंसी आप हमसे तवक्को करते हैं, हम जो हुक्म करते हैं, हम कहते हैं वज़रा वहाँ ना जाएं उस इलेक्शन में, हल्के में, वहाँ फंड्स ना तकसीम। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए।
और आप यकीनन पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हो रही हैं उन पर जब सहाफ़ी सवाल उठाने, हर जानिब ये सवाल उठाया जा रहा है कि रिफॉर्म्स भी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए हो रही हैं, वो तमाम कवानीन जो इन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं उन कवानीन को स्लैश किया जाए, एक्स किया जाए, और वो कवानीन जहाँ जहाँ अपनी बचत मुमकिन है पार्लियामेंटेरियंस की, वहाँ वहाँ कॉमन ग्राउंड्स वहाँ पर उन पर इत्तेफाक किया जाए। ये नहीं हो रहा? नहीं, देखें, जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, चूंकि मैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब की पिटीशन लेकर गया था जब 2007 में इन्होंने हमें मार्जिनलाइज करने के लिए एक जो है इन्होंने वो हल्का बंदियाँ की थी और इन्होंने जो वोटिंग की फहरिस्तें बनाई थी, बेनज़ीर भुट्टो के अपने हल्के से 75,000 वोट इन्होंने उड़ा दिया था और सिंध के इन्होंने मार्जिनलाइज किया था क्योंकि इन्हें पता था कि सिंध में पीपल्स पार्टी आ रही है। मैं खुद पिटीशन, मोहतरमा शहीद खुद पिटिशनर है और मैं उनका वकील था। वहाँ बीबी साहिबा ने खुद जो एक स्पेल आउट किए थे, हमने आज वही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दिए हैं कि ये अमेंडमेंट्स की जाए। यकीन करें कि अगर हम वो अमेंडमेंट्स करें हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम एम्पावर करते हैं और हम इनकी सिक्योरिटी करते हैं हर किस्म की, और इन्हीं के अपना अमला जो है वो इलेक्शंस करवाए, तो देखिए अभी भी बहुत मुहिब्बे वतन और ईमानदार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, सारा आवादा आवा नहीं बिगड़ा है। सो इसलिए अगर ये चाहें तो मैं आपको ये और करवाता हूं कि 15 लाख में भी आपका जो है इलेक्शन हो सकेगा और 10 लाख में भी हो सकेगा। लेकिन अगर आप इस तरह बेईमानी पर आप करवाते हैं तो फिर आप एक एक कुछ भी नहीं आप कर सकते। सो मैं समझता हूं अब आपने इस इशू को लेकर चलना है कि आम आदमी का पाकिस्तान है, तो आम आदमी को लड़ने का माहौल भी दीजिए। जी बरेलवी साहब, मैं बस एक क्विक सवाल करूंगा। खोसा साहब, आप हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए लड़ते रहे, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ माजी में पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे बिल भी पास किए हैं, मसलन प्राइम मिनिस्टर और एक सॉरी टू से एक स्पीकर साहिबा कहूंगा मैं, उन्होंने एक बिल पास किया कि जी ताहयात उन्हें उससे पहले या बाद में आने वालों को डबल मराहत कर दी जाएं, इतने खानसामा, इतनी गाड़ियां, और पता नहीं एक करा। यानी इस तरह के भी तो आपकी पार्लियामेंट जो हम बालादस्त करते हैं, बाद वक्त इस तरह की गलतियां करती रही हैं। इस तरह का आप जो इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, खुद आपके मुंतखब नुमाइंदे भी तो किस तरह के बिल पास करते रहे अपने ज़ात के हवाले से। फिर इलाजों के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं जनाब इन लोगों को, इनकी बीवियों को, इनके खानदानों को। सॉरी खोता साहब। बरेलवी साहब, मैं 10 साल पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूं। आप यकीन कीजिएगा कि जो ये कहते थे 35,000 रुपया सेनेटर को मिलता था, 35,000 महीने का एक स्टाइपेंड के तौर पर, और 1 लाख की टिकटें होती थी वो साल के लिए। मुझे बताएं भाई, इसमें आप क्या कर सकते हैं? और उसको अगर आपने 50,000 कर दिया, वो जिस ओहदे की बात कर रहे हैं उस ओहदे की, उस ऑफिस की जानिब से किया गया था। खोसा साहब, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। बरेलवी साहब, खोसा साहब पहले आप फरमा दीजिएगा, आपको अर्ली इलेक्शन नजर आ रहा है? देखिए, मुझे अर्ली इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ कभी भी नहीं करेगा। इस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात को जो सुप्रीम कोर्ट का फतवा दिया हुआ है और जिस तरह से सिसिलियन माफिया और जिस तरह से गॉडफादर के रूप में वो आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उन्हें सूट करता है। बरेलवी साहब, आपको सरदार साहब, क्योंकि आगे जो है वो 12 मुकदमा चलने जा रहे हैं और उसमें नवाज शरीफ के बहुत ज्यादा इम्कान है कि नवाज शरीफ बहुत ज्यादा इल्जामात आएंगे और नवाज शरीफ बहुत ज्यादा गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए नवाज शरीफ जो है वो इन इल्जामात के अंदर लुथरे हुए इलेक्शन लड़ने की बजाय उन इल्जामात से पहले इलेक्शन लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि जल्दी इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, वो देखिए इक़्तिदार में रहकर वो समझेंगे कि हम कुछ इसमें से असरअंदाज हो सकेंगे इन मुकदमात पर। वो बाहर होके तो इतने ज्यादा मजलूम और मफलूक हो जाएंगे, ना तो उनके पास कोई लॉयर्स की टीम अच्छी है और फिर ब्यूरोक्रेसी, उनका अपना चपड़ासी भी उनसे मुंह मोड़ लेगा। वो पुलिस वाला सलाम करना तो दूर की बात है, वो परली तरफ देखेगा और गिरफ्तार भी करने इनको सबसे पहले वो आएंगे अगर ये हुकूमत से बाहर होते हैं। इन्होंने कभी हुकूमत से बाहर रहकर कभी भी इन्होंने नहीं किया। ये हमेशा हुकूमत में आकर अपनी आपको मुतमव्वल भी करते हैं, ताकतवर भी करते हैं और सारी ब्यूरोक्रेसी को भी अपने ज़ेरे लगी करते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब आपका, अंजुम रशीद साहब आपका, सईद काजी साहब आपका, खोसा साहब आपका बहुत शुक्रिया। माहिरीन कानून की राय हमने आप तक पहुंचाई। हसन नवाज, हुसैन नवाज की बरतानवी शहरियत, उनके काम
नहीं आएगी, ये राय साफ है। वजीर आजम की नाअहली ताहयात है, ये राय साफ है और अभी मामला इससे आगे बढ़ेगा। करप्शन के मामला अभी तय होना बाकी हैं।